आज मैं हूँ दिल्ली में गीता कॉलोनी में द मीम्स कैफ़े में और मेरे साथ जितिन है जो कि फाउंडर है मीम्स कैफ़े के। और मैं बोल सकता हूँ मीम्स कैफ़े हमारे इंडिया का और वर्ल्ड का पहला ही एक ऐसा मीम्स कैफ़े है। अब जो जितिन है, जितिन शर्मा है, वो मेरे मेंटी भी हैं। लगभग हम लोग यहाँ 1.5 साल से ज़्यादा टाइम से कनेक्टेड भी हैं। तो अब जितिन से हम लोग ये सारी चीज़ें पूछने वाले हैं कि बेसिकली ये सारी चीज़ें कैसे स्टार्ट हुई, इनके माइंड में क्या था इस मीम्स कैफ़े को स्टार्ट करने से पहले, ताकि आप लोग जो भी बाद में अपने जो बिजनेसेस करना चाहते हैं और हम लोग जब भी एक यूएसपी की बात करते हैं कि भाई एक यूनिक कॉन्सेप्ट हम लोग लेके आ जाएँ, तो उन सब चीज़ों को देखने के बाद आपको हो सकता है कि कुछ एक नया आइडिया आ जाए और आप लोगों के आने वाले फ्यूचर में जो भी आप लोग बिज़नेस करेंगे फूड से रिलेटेड, आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। तो जितिन, वेलकम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच शेफ़, आपने मेरे को अपने चैनल पे इंट्रोड्यूस करा। ठीक है, अब मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि ये मेरे माइंड में इसका आइडिया कैसे आया और यही मैंने सेम नाम इसके लिए क्यों चूज़ करा। हाँ जी। तो मैं थोड़ा सा आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम जतिन कुमार शर्मा है और मैंने इसी इंडस्ट्री में 5 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस। आपने कहाँ से IHM था, क्या था? मैंने IHM करी हुई है शेफ़, और मैं ग्रेजुएटेड हूँ BSc इन हॉस्पिटैलिटी में। उसके बाद मैंने हल्दीराम में एज अ शिफ्ट मैनेजर जॉब करी हुई है। और उसके बाद मैंने एज अ हेल्थ टेक स्टार्टअप में भी जॉब करी है। तो मैं बेसिकली आपकी फूड इंडस्ट्री से ही हूँ। तो टोटल अभी कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया? मेरे को अराउंड आपका 5 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस। और एज क्या होगी आपकी अभी? मेरी एज है 23 शेफ़। 23। तो आप बोल सकते हैं कि अभी जैसे हम लोग हम अपनी जो 12th के बाद जो भी हम लोग की ग्रेजुएशंस करते हैं, तो लगभग हम लोग उस टाइम 17 साल के होते हैं। तो यहाँ पे जितिन को लगभग यहाँ पे आप बोल सकते हैं इस अपने कोर्स और जो पूरी इंडस्ट्री का लगभग 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है। तो जितिन, ये तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड हो गया। अब आप ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, तो क्यों ऐसे माइंड में आया कि भाई मुझे कोई एक स्टार्टअप करना चाहिए? शेफ़, मैं आपको बताता हूँ, मैं जब जॉब कर रहा था तो एक्चुअली मेरे माइंड में ये था कि मेरे को ऑनलाइन का अपना कुछ स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मेरे माइंड में कैफ़े का नहीं, मेरे माइंड में क्लाउड किचन का आया था कि मेरे को एक्चुअली फूड का ही करना है, बट ऑनलाइन, क्योंकि आपकी ऑनलाइन रीच बहुत ज़्यादा होती है। लाइक आप ऑनलाइन आप एक फिज़िकली आउटलेट खोल लो तो उसकी इतनी रीच नहीं होगी, बट अगर आप ऑनलाइन अवेलेबल हो तो आपकी रीच बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी जैसे अगर मैं देखूँ ना कि अभी हम लोग कैफ़े में बैठे हुए होंगे, यहाँ पे मीम स्टोर भी आ रहा होगा, पीछे आपको कई सारे मीम्स नज़र आ रहे होंगे। तो एक ये यूनिक कॉन्सेप्ट है। और अगर मैं इस इंडस्ट्री में भी काम कर रहा हूँ, जैसे जितनी इस इंडस्ट्री में भी काम कर रहा है, तो अभी जो भी यंग हम लोग हैं, ठीक है जी, अगर हम लोग चाह रहे हैं कि भाई हमें US से आगे जाना है या हमें किसी भी कंट्री से आगे जाना है या खुद से ही आगे जाना है, तो हम लोगों को अपने स्टार्टअप ही करने की कोशिश करनी चाहिए अगर आप उतने कॉन्फिडेंट्स हैं। क्योंकि अगर हर कोई यहाँ पे अगर अब जॉब ही मांगने जाएगा, ठीक है जी, हर कोई जॉब ही मांगने जाएगा तो क्या होगा। वहीं हम अगर अपनी जो एजुकेशन हमने हासिल कर ली है और हम इतना समझ पा रहे हैं कि भाई हम लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करें समझदारी से करें और उसके बाद दूसरों को हम लोग नौकरी दें, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा जितिन। क्योंकि जितिन ने भी लगभग 3 साल करीब नौकरी करी और उसको यही समझ आया कि उसको अपने स्टार्टअप्स करने चाहिए। तो जितिन, मुझे ये बताइए आप कि ये जैसे कि मीम्स का मतलब क्या होता है, मीम्स का क्या है? आपको बता देता हूँ शेफ़। मीम बेसिकली आपकी फ़नी वीडियोस, फ़नी इमेजेस को मीम्स कहते हैं। ठीक है, ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। जितनी भी आपकी बड़े बड़ी कंपनीज़ हैं, लाइक आपकी अमेज़ॉन हो गई, जोमेटो हो गई, आपका ऊबर हो गया, ठीक है, ये सब के सब मीम मार्केटिंग यूज़ करते हैं। मीम मार्केटिंग क्या होती है? बेसिकली अपनी सर्विसेज और अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं मीम्स के थ्रू, क्योंकि पब्लिक ज़्यादा कनेक्ट कर पाती है। आप पब्लिक को सिंपल चीज़ बोलो, उनको समझ नहीं आएगी, बट उनको किसी ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ समझाओ तो वो जल्दी ग्रैब करते हैं उसको। तो मेरे माइंड में ये था कि मेरे को अपना ब्रांड करना है, कैफ़े खोलना है, बट मैं अलग क्या करूँ। अब नॉर्मल सब कैफ़े खोल रहे हैं, मैं अपना अलग क्या कर सकता हूँ। तो मैंने ये थीम चूज़ करी मीम्स की, क्योंकि हर कोई मीम मार्केटिंग यूज़ कर रहा है और एक ऐसी चीज़ है जो कभी आउटडेटेड नहीं होगी। लाइक आपका इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, कभी ट्रेंड से नहीं जाएंगे, रहेंगे ही हमेशा। वैसे ही आपके मीम्स हैं। अगर मैं किसी TV सीरीज़ की या फिर मैं किसी आपका सीरियल हो गया या आपकी कोई पर्टिकुलर जैसे आपकी कॉमिक बुक हो गई या बॉलीवुड हो गई, इस टाइप की थीम भी चूज़ करता तो वो सब ऑलरेडी हैं। तो मैं यूनिक क्या कर रहा था उसमें, सही तो बात इसलिए है। मैंने अपने माइंड में आइडिया चूज़ करा और मैंने स्टार्ट करा। बाकी शेफ़ की थोड़ी गाइडेंस थी, उन्होंने मुझे बाकी जितिन, मुझे थोड़ा ये भी बता देना, जो भी अभी हम लोगों को मुझे देख रहे हैं यहाँ पे, आप कब से मुझसे कनेक्टेड हो और किस तरीके से अब हम लोगों ने ये पूरा स्टार्टअप या सेटअप करा मीम्स कैफ़े का? तो मैं शेफ़ के साथ पिछले 1.5 साल से कनेक्टेड हूँ। मेरे माइंड में थोड़ा सा आइडिया था, बट मैं चीज़ों को लेकर क्लैरिटी नहीं थी। शेफ़ ने एक्चुअली मेरे को पूरा समझाया बैठ के कि क्या क्या हमको चीज़ें स्टार्टिंग में तैयार करनी है, प्रिपेयर करना है। और जो मेरा ये कॉन्सेप्ट था, मैंने शेफ़ को पहले इंट्रोड्यूस करवाया इससे, क्योंकि मेरे को भी डाउट थे थोड़े से कि लोगों को समझ में आएगा या कोई इशू तो नहीं होगा। तो शेफ़ ने कहा कि नहीं, इसको ट्राई करते हैं, यूनिक कॉन्सेप्ट है। बाकी शेफ़ ने मेरी बहुत हेल्प करी है इसमें, इसको पूरा सेटअप करने में। जो चैलेंजेस बताए मुझे
तो कुछ भी अनरियलिस्टिक नहीं था। ये सब कुछ हमने प्लान करा है पहले, उसके बाद ओपन करा है। लाइक लोगों को लगता है कि सिंपल आपने खोल लिया और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बट काफ़ी सारी चीज़ें बैक एंड में चलती हैं जो आपको मैनेज करनी होती है। उसमें शेफ़ ने मेरी काफ़ी हेल्प करी और बाकी शेफ़ ने मेरे को काफ़ी इसमें प्रोवाइड करा। लाइक इसमें काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई कि वेंडर से बात कैसे करनी होती है और आपको पैकेजिंग वगैरह का वो देखना होता है, कैसे आपको चीज़ें मैनेज करनी होती है रेसिपीज़ की, खाने की। तो ये सारी चीज़ें बैक एंड में ना हमको ठीक करनी पड़ती है, उसमें टाइम लगता है। तो वो चीज़ें मैंने शेफ़ के साथ पिछले 1.5 साल प्लान करी है, उसके बाद एग्जीक्यूट करा है इसको प्रॉपर्ली। क्योंकि अगर हम कुछ भी इन्वेस्टमेंट सब कर रहे हैं, चाहे हम क्लाउड किचन की बात करें, क्योंकि जब जितिन मेरे पास आया था इसके माइंड में था कि भाई मुझे क्लाउड किचन स्टार्ट करना है, बट जब हम लोगों ने आपस में बातें करी या जो इन्होंने प्रोग्राम्स वगैरह लिए, तब जाके एक्चुअली में समझ आया कि हमें क्लाउड किचन से बेहतर हम लोग कर सकते हैं अगर हमारे पास आइडियाज़ हैं। जितने एक क्वेश्चन और है कि भाई अगर जैसे कि आपने या स्पेशली मैं आप जैसे आप यंग हो, आपको क्या चैलेंजेस आए स्टार्ट करने से पहले और स्टार्ट करने के बाद? लगभग यहाँ भी हमें 1 महीना करीब हो गया यहाँ पे, तो अब पहले क्या चैलेंजेस थे और अब क्या चैलेंजेस हैं? सबसे पहले चैलेंजेस तो ये थे कि आपने माइंड में एक थीम तो चूज़ कर लिया, मीम्स की थीम मैंने चूज़ कर लिया, मेरे को शो करना है कि मैं शो कैसे करूँ। तो उसके लिए सबसे पहले तो था कि हम क्या क्या किन किन चीज़ों से शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये पीछे आप वॉल देख रहे होंगे जो मेरे और शेफ़ की आ रही है, ये पूरी एक कस्टमाइज वॉल है। अब इसमें जो भी मीम्स बन रहे हैं ये आपके मैंने कस्टमाइज़ करना है ताकि लोगों को समझ आए कि हाँ एक थीम है। उसके बाद आप मीम्स के लिए क्या कर सकते हो, आप अपनी सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हो मीम्स की, ठीक है। आप स्क्रीन लगा सकते हो, आप स्क्रीन में मीम्स रन कर सकते हो। बेसिकली आपको अपनी जो ऑडियंस है उनको दिखाना है कि आपकी थीम है क्या। तो आप अपना जो मेन्यू है उसके जो आपके डिशेज़ हैं वो मीम के रिगार्डिंग रख सकते हो और बाकी आप अपनी स्क्रीन पे रन कर सकते हो और बाकी बहुत सारी चीज़ें। ये तो हमारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगी, भाई हमको ये चैलेंज आ रहे हैं, हम किस तरीके से एग्जीक्यूट करें। अब वो एग्जीक्यूशन हो गया हमारा, ठीक है जी। हमारे मेन्यूज़ हैं, मेन्यूज़ के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जब हमारी ओपनिंग हो गई उसके बाद जैसे कि मेजर चैलेंजेस हमारे जो कस्टमर से रिलेटेड हमारे हो जाते हैं, या उस तरीके के चैलेंजेस और क्या थे? मैं आपको बताता हूँ शेफ़। तो स्टार्ट होने के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंजेस आता है कि आपको वेंडर से काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि मोस्टली आपके पास ऐसा होता है कि आपके पास गेस्ट है बट आपके पास जो आपके रेसिपीज़ में आपके रॉ मटेरियल यूज़ हो रहे हैं, स्टॉक यूज़ हो रहा है, वो स्टॉक अवेलेबल नहीं है। तो उनसे प्रॉपर आपको बात करनी पड़ती है, उनके आपको प्राइसिंग सेट करनी पड़ती है, क्योंकि वो एक फ़िक्स प्राइसिंग पे सेल करते हैं। तो आप वो ऑब्वियसली उससे थोड़ा कम लोगे अगर आपको स्टॉक लेना है उसका। उसके बाद सेकंड आपका पैकेजिंग में थोड़ा इशू आता है, पैकेजिंग आपको कस्टमाइज़ करनी होगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसके लिए आपको पैकेजिंग कस्टमाइज़ करवानी पड़ती है, वो आपकी सिंपल आप रेडीमेड यूज़ नहीं कर सकते। सेकंड आपका इशू आता है कुछ कस्टमर आपको नेगेटिव फीडबैक भी देते हैं, आपको वो भी लेना आना चाहिए एज अ पॉजिटिव नोट पे, ठीक है। और आपका ये होना चाहिए कि आपको किसी ने क्रिटिसाइज़ करा है तो ये नहीं कि आप उससे डीमोटिवेट हो जाओ, आप उनका फीडबैक लो और उसको आप इम्प्लीमेंट करो अपनी रेसिपीज़ में या जो भी उन्होंने बोला। सही बात है। अभी लगभग यहाँ में 20 दिन हो गए हैं कैफ़े को खोले हुए, और अभी जैसे मैं लगभग यहाँ 2 या 3 बार आ चुका हूँ। तो अभी जो भी फीडबैक्स हम लोगों को मिले हैं, अगर हमें लग रहा है कि हाँ वो चीज़ें सही हैं, जो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सही हैं, तो हम उनको चेंजेस भी करने की कोशिश करें इमीडिएटली। हम रोक नहीं रहे कि भाई हम उसको 1 हफ्ते बाद इम्प्लीमेंट करेंगे या 1 महीने बाद इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके अलावा मैन पावर के इशू आते हैं, बट हमारे केस में सिनेरियो में हमें मैन पावर जो हमारे शेफ़ हैं हम उनका भी इंटरव्यू करेंगे, ठीक है जी। वो भी कुछ समय के बाद इंटरव्यू ज़रूर आएगा। तो मैन पावर से रिलेटेड आप कुछ बताइए। मैन पावर से जब या जितने मुझे आप ये बताना, जब हम लोगों ने इंटरव्यूज़ करे थे, हाँ जी, ठीक है, जैसे अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं चैनल्स पे, तो इवन मैंने अपने इंस्टाग्राम पे, मेरे व्हाट्सअप स्टेटस पे या फिर अपने जो कम्युनिटी टैब है वहाँ पे हम लोगों ने डाले थे। लगभग हमने वहाँ पे कम से कम 10 से 12 लोगों के इंटरव्यू ले होंगे, पर जो हमने शेफ़ को सिलेक्ट करा या हम बोलते कि भाई हम किन को सिलेक्ट कर रहे हैं या हमें मैन पावर नहीं मिल रही है, इन सब में किस तरीके से चीज़ें करी हम लोग। मैं आपको बताता हूँ। मैन पावर में एक्चुअली इशू ये आता है कि कुछ लोग ना एक्चुअली नर्वस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बात करने से पहले, ठीक है। उनको लगता है कि इंटरव्यू में पता नहीं क्या पूछेंगे। तो सबसे पहली बात है कि आपको नर्वस नहीं होना एक्चुअली, ठीक है। और मैन पावर में ये है कि आपको देखो, मैन पावर के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, बट आपको वो चूज़ करना है जो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। लाइक उनको नॉलेज होनी चाहिए। अब मैंने जो मैन पावर अपनी हायर करी है वो मेरे को काफ़ी अच्छे शेफ़ मिले हैं, उनके साथ मेरा कोऑर्डिनेशन सही है, क्योंकि उनको नॉलेज भी थी उस बैकग्राउंड की। तो वो चीज़ ढूंढने में भी काफ़ी टाइम लगा। वो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि आप उनके साथ कोऑर्डिनेट कैसे कर रहे हो, बिकॉज इन द एंड आप कोई भी कितना भी अच्छा चूज़ कर लो, बट आपकी कम्युनिकेशन ही अच्छी नहीं है उनके साथ, और आपको प्रोसेस ईजी बनाना है जितना आप ईजी बना सको। तो ये उनके लिए भी ईजी रहता है, आपकी मैन पावर के लिए भी और आपके लिए भी।
तो आपको इंटरव्यूज़ लेने पड़ेंगे काफ़ी, और उसके बाद आपको चूज़ करना पड़ेगा अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अभी जैसे होता है ना, हम लोग अपने नए स्टार्टअप्स कर रहे हैं, हम लोग मैन पावर ढूंढने जाते हैं, ठीक है जी। अब हर कोई बोलता है कि भाई मुझे तो ऐसी मैन पावर चाहिए जिसको ये भी बनाना आता हो, वो भी बनाना आता हो, ठीक है। उसको तो बनाना आ रहा है, पर आपको उस खाने के बारे में क्या मालूम है, हमें वो चीज़ों की कभी भी क्लैरिटी नहीं होती है। दूसरा, उसके बाद क्या होता है कि भाई हम जिनको भी हायर कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर आप काम कर रहे हैं तो हमको एक एज अ टीम वर्क की तरह ही काम करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप टीम वर्क की तरह अपने जो भी आपके मैन पावर है, जो भी आपके शेफ़ हैं या वेटर है, स्टूवर्ड है, कोई भी आपकी क्लीनिंग इवन करने वाले हैं, अगर आप उनको एज अ टीम वर्क की तरह काम नहीं करवा पा रहे हैं तो वो बेसिकली जो ऑनर्स होती है उसकी गलती होती है, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें सही होती है तो जो मैन पावर है वो भी आपके लिए बिल्कुल अच्छे से काम करती है। तो इन चीज़ों में मतलब कि जितिन ने बहुत ही अच्छे से जितिन यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, और मतलब कि मैं खुश भी हूँ। जो हमारे शेफ़ है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि जितने भी हमें फीडबैक्स मिल रहे हैं और जो भी लोग यहाँ पे आके खा के जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ ही कर रहे हैं। बाकी शेफ़ मैं अपने थोड़े इंसाइट्स देना चाहूँगा इसमें। आपको यह है कि जो आपकी मैन पावर है आपको उनके साथ ऐसा मतलब टीम वर्क की तरह ही बिहेवियर करना है। लाइक वो भी इतने इन्वॉल्व हैं उसमें जितने आप हो। आपको ये नहीं है कि आपने कुछ खोल लिया तो आप बॉस हो, बाकी सारे आपके अंडर। एम्प्लॉय वाला कोई सीन नहीं है यहाँ पे, आप सारे ऐसा टीम वर्क की तरह काम कर रहे हो। आपको भी अपने खाने के बारे में, आप जो रेसिपीज सर्व कर रहे हो, आप जो अपने आइटम्स दे रहे हो, आपको उनकी नॉलेज होनी चाहिए कि आप सर्व क्या कर रहे हो। अगर आप अपने गेस्ट को ही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि आप सर्व क्या कर रहे हो तो फिर उसका कुछ बेनिफिट नहीं है। आपको अपनी डिश का ही कुछ नहीं पता, किसी ने पूछ लिया इसमें क्या है कैसे, तो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आपको सब कुछ खिचड़ी नहीं पकानी है, लाइक बहुत ज़्यादा कंजस्टेड नहीं करना। लाइक आपकी अगर एक डिश है कॉन्टिनेंटल की या चाइनीज़ की तो उसी पे आपको स्टिक करना है। आप ये नहीं कि उसमें एक में आप इंडियन भी घुसा लिया, आपने वो भी कर लिया, तो इससे काफ़ी ज़्यादा ना कंजस्टेड होगा, प्रोसेस ईजी नहीं रहता आपका। आप जितना प्रोसेस ईजी करोगे वो आपकी मैन पावर के लिए भी और आपके लिए भी उतना ही अच्छा रहेगा, वो लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल होता है आपके लिए। हम लोगों को यही लगता है कि भाई मैं ये भी बेचने लग जाऊँ, वो भी बेचने लग जाऊँ, सब कुछ ही हम लोग बेचने लग जाते हैं देखा जाए तो। बट बाद में उनका जो एक होता है ना, हम एक यूएसपी क्रिएट करने की सोच रहे हैं या हम बोले कि भाई हम इनसे अलग कर रहे हैं, तो हम कुछ अलग नहीं रह जाते, हम वो बिल्कुल ही कॉमन हो जाते हैं। तो वो गड़बड़ आपको नहीं करनी है। जितिन, आपका अभी मैं बोलूँ एक एंटरप्रेन्योर भी मैं आपको बोल सकता हूँ, यंग एंटरप्रेन्योर भी बोल सकता हूँ, सिर्फ मात्र आप 23 साल के हैं, ठीक है जी। तो जो भी अगर कोई अपने कैफ़े स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है जी, उनके लिए एक सबसे सही राय क्या होगी? मैं सबसे पहले जो आपको मेरे 3-4 की नोट्स हैं मैं आपको बोलना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी। लाइक ये नहीं है कि आपने सोचा और आपने जैसे एग्जीक्यूट कर दिया, आपको एक प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी कि आपकी रेसिपीज़ कैसी हैं, ठीक है, और आपके पास रेसिपीज़ कौन सी। आपको सबसे पहले एक निश क्रिएट करनी पड़ेगी। लाइक आपको रोल्स का खोलना है या साउथ इंडियन का खोलना है, इंडियन का खोलना है, सबसे पहले आपको माइंड में इस चीज़ पे क्लियर रहना पड़ेगा। सेकंड है कि आपकी यूएसपी क्या है। लाइक अगर आप रोल्स भी बेच रहे हो या साउथ इंडियन बेच रहे हो तो साउथ इंडियन तो 50 और लोग भी बेच रहे हैं, आप क्या यूनिक कर रहे हो, आपकी यूएसपी क्या है कि लोग आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपको मैन पावर अच्छे से चूज़ करनी है, ठीक है। और वो फोर्थ पॉइंट है कि आपको अपना बजट है ना, जो बजट आपको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना, प्लान करना है। क्योंकि लोग ये होता है कि मोस्टली अपना सारा बजट इंटीरियर में और आपके इक्विपमेंट्स में और जो भी आपकी अदर कॉस्ट होती है उसी में स्पेंड कर देते हैं, फिर उनके पास रनिंग कॉस्ट नहीं रहती। आपके पास रनिंग बजट होना चाहिए। लाइक जो वर्किंग कैपिटल होती है ना, आपको स्टॉक्स आपको परचेज करने पड़ेंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में इतना रेवेन्यू तो आएगा नहीं आपके पास, तो वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए बैकअप में आपके पास, ताकि आप रन कर पाओ उसको 5 to 6 मंथ्स, अगर आपका रेवेन्यू भी उतना नहीं आ रहा तो, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ है कि आपको पेशेंस रखना है। इसमें अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि आपकी फर्स्ट मंथ में आप सोचो कि आपने खोला तो आपकी करोड़ों की सेल हो जाए, लाखों की सेल हो जाए। ये ऐसा कोई सीन नहीं होता। इसका आपको इसको लॉन्ग टर्म में देखना है। लॉन्ग टर्म में आप देखोगे, इसको अपना विजन क्लियर रखोगे, तभी आप आगे इसको ग्रो कर पाओगे थ्रू फ्रेंचाइजी या फिर थ्रू आपका जो भी आगे इसको आपको पार्टनरशिप करनी है, आपको उसके शेयर्स किसी को सेल करने हैं, उस टाइप का। तो एक लॉन्ग विजन होना चाहिए आपके पास लॉन्ग टर्म का। ये 2-3 महीने का गेम नहीं है आपका, काफ़ी लॉन्ग टर्म का गेम है। आप उसको माइंड में रखोगे, सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करोगे। प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए पहले कि आपकी पैकेजिंग कैसे आएगी, मैन पावर का कितना है, फूड कॉस्ट कैसे निकालनी है, ये सारी चीज़ों की आपके पास प्लानिंग रहेगी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो बाद में दिक्कत ये आती है कि जो आपके ओनर होते हैं वो समझ ही नहीं पाते कि उनके एक्सपेंसेस जा कर हैं। वो मैन पावर को भी मतलब अपना ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाते जो उनकी रेसिपीज़ हैं या उनका बजट कहाँ पे स्पेंड हो रहा है, उनको पता ही नहीं चलता।
तो ये है कि आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। मेन आप ओनर हो तो आपको पता होना चाहिए। ये नहीं है कि आप यहाँ पे, और लोगों को मैंने ये भी देखा काफ़ी ईगो भी होता है कि अगर मैं ओनर हूँ तो मैं बैठा रहूँगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आपका ये काम है, आपको सब करना पड़ेगा उसमें। सही बात है। अगर को वेंडर से भी खुद ही बात करनी पड़ेगी, सर्विंग वगैरह सब आपको करना पड़ेगा। हो सकता है आपको बर्तन भी धोने पड़ जाएं। आपको स्टार्टिंग में ये है कि कुछ लोग एक तो मैन पावर कम हायर करते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा हायर कर लेते हैं, ठीक है। उसका भी बेनिफिट नहीं है, हर चीज़ का एक बैलेंस होना चाहिए, राइट, ठीक है। कि अगर आपने किसी को हायर करा है तो उसका प्रॉपर मतलब आप यूटिलाइज़ कर रहे हो, या फिर आप खुद भी कुछ कर रहे हो। ये नहीं कि बस आप खुद कुछ मत करो, आपको भी पूरा टीम वर्क के इंक्लूड होकर चीज़ें करनी है। जितिन, आपको ये पूरा सोचने में या पूरे सेटअप में कितना टाइम लग गया एग्जीक्यूशन करने में? एग्जीक्यूशन तो शेफ़ इसका विद इन 1 to 2 months में हो गया, लेकिन ये प्लानिंग बहुत टाइम से चल रही थी। हाँ जी। प्लानिंग में आपको टाइम लगता ही है। मैंने आपको बताया कि 1.5 साल से कनेक्टेड हो, तो विद इन 1 year से हमारी प्लानिंग चल रही है और 2 महीने में एग्जीक्यूट हो गया। और एक चीज़ और, आप जितना जल्दी एग्जीक्यूट करोगे उतने बेनिफिट है, क्योंकि रुकने का फ़ायदा नहीं है अगर आपने कर रखी चीज़ें, क्योंकि फिर वो सही राइट टाइम का वेट करोगे वो कभी आएगा भी नहीं। सही बात है। अभी आप एक अप्रॉक्स खर्चा बताएंगे? अभी जैसे बाद में मैं एक वीडियो भी शूट कर लूँगा यहाँ पे पूरी क्या हमारा कैफ़े है, ठीक है। एक अप्रॉक्स खर्चा आप मुझे बताइए कितना आया आपको? अगर मैं सिर्फ इंटीरियर बोलूँ अप्रॉक्स, आपको एग्जैक्ट अगर आप नहीं बताना चाहते जस्ट अप्रॉक्स बता दीजिएगा, ताकि जो भी स्टूडेंट्स वगैरह जो भी बाद में देखेंगे उनको एक आइडिया हो जाए। मैं आपको बताता हूँ, स्टार्टिंग में मेरा जो माइंड था, जैसे शेफ़ ने वीडियो में पहले ही बताया कि क्लाउड किचन का था, तो क्लाउड किचन में उतने ज़्यादा आपके एक्सपेंसेस नहीं होते, बट कैफ़े में आपके काफ़ी एक्सपेंसेस टाइप होते हैं। तो कैफ़े में आपकी इन्वेस्टमेंट विद इन 8 to 10 lakhs लगती है। तो ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। इसके साथ आपको रनिंग कॉस्ट भी लेके चलनी पड़ेगी जो अलग से होती है, तो आपको वो भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। बाकी 8 to 10 lakhs ये आपका मिनिमम अमाउंट है। बाकी जितिन, बहुत सही लगा आपसे बात करके, काफ़ी अच्छी आपने इंसाइट्स दिए, और मैं कोशिश करूँगा कि फिर से हम लोग यहाँ पे आएंगे और भी जो भी कुछ इंसाइट्स आपकी तरफ से हो सकते हैं हम जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। लास्ट में मैं आपसे जस्ट यही बोलना चाहूँगा कि आप जो भी बाद में हमको देखेंगे, अभी जैसे हमने जो भी मेंटरिंग का जो प्रोग्राम करा, क्या एक ये सही तरीका है किसी भी एक बिज़नेस को आगे रन करने का? ये बहुत सही तरीका है। इससे चीज़ें आप प्लान कर सकते हो, पहले एग्जीक्यूट फिर बाद में आप कर लोगे। प्लानिंग भी होनी ज़रूरी है स्टार्टिंग में, आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए पहले 5 to 6 months की, क्योंकि आप खुद ही सब कुछ करना चाहोगे तो आप अकेले मैनेज नहीं कर पाओगे। एक प्लानिंग होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल था। बाकी मैंने स्टार्ट कर दिया, बाकी मैं बिल्कुल चाहूँगा आप कॉन्टैक्ट करो शेफ़ को आगे, अगर आपको करना है ये। तो मेंटी प्रोग्राम मेरे लिए तो काफ़ी बेनिफिशियल था, मैंने कनेक्टेड था और मैंने एग्जीक्यूट कर दिया उसको विद इन 1 year। बाकी आप सब जो भी देख रहे हैं, आप सब कनेक्ट हो सकते हैं, और कुछ भी अगर आपको क्वेश्चंस हैं, चाहे जितिन के कैफ़े में अगर आप लोग आना चाहते हैं, दिल्ली गीता कॉलोनी में आप आइएगा। आप गूगल पे सर्च कर लेंगे द मीम स्टोरी के नाम से तो आपको मिल जाएगा, और आप आके ज़रूर विज़िट कीजिएगा। जो यहाँ के यूनिक डिशेज़ है, यहाँ की जो यूनिक कॉन्सेप्ट है, उन सबको यहाँ पे आके एंजॉय कीजिएगा।